मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पशुपालकों को सुविधाएं प्रदान करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना की सौगात दी गई है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की पहल पर इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गौपालन योजना को लागू करने का काम किया। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए 25 दुधारू पशुओं से इकाई की शुरुआत। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अब हम 42 लाख रुपए की डेयरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का ये सबसे बड़ा धमाका है। आप यकीन करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार आपको 42 लाख रुपए दे रही है आपका खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए। ये मजाक नहीं है। अगर आपके पास 3.5 एकड़ ज़मीन है तो आप डेयरी के मालिक बन सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना आपकी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, दूध की मांग बढ़ रही है, आप जान ही रहे हैं, और सरकार चाहती है कि आप करोड़पति बने। इस योजना के तहत कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे बैंक में आपको लोन मिलेगा, कैसे सब्सिडी मिलेगी, पशु कैसे खरीदना है, ये सारी प्रोसेस आपको इस PDF के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर आप वाकई इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं इस वीडियो में बीच में बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है जिसके कारण आपका लोन रिजेक्ट हो सकेगा। आपको सारी चीज़ें, बैंक में किस तरह बात करनी है, मैनेजर को क्या बोलना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत ये पुराना एक घटक था, उसका नाम चेंज करके अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना रख दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये सभी जिलों में लागू किया है। देश में निरंतर दूध और दूध उत्पादन को बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना की स्वीकृति के दिशा निर्देश, मतलब कैसे लोन स्वीकृत होगा, कैसे कैसे काम होगा, वो सारे दिशा निर्देश इस PDF में हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे होगा। ये दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयों को स्थापित करने के लिए योजना है। मतलब आप या तो दुधारू गाय खरीद सकते हैं, दुधारू भैंस खरीद सकते हैं, संकर गाय भी खरीद सकते हैं, देसी गायों के लिए भी है। इसमें शासन अनुदान देगी। योजना मध्य प्रदेश के सारे ज़िले, जितने भी ज़िले हैं, सारे ज़िलों में उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी द्वारा इसमें क्रियान्वयन किया जाएगा और सब में लागू हो चुकी है। आवेदन में पात्रता किसकी रहेगी? इसमें मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और ये योजना सभी ज़िलों के लिए है। योजना सभी वर्ग के पशुपालन के लिए, भले वो ST है, SC है, OBC है, जनरल है, कोई भी व्यक्ति है। हितग्राही को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। एक आवेदन एक या एक से अधिक इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेगा। एक इकाई मतलब कि 25 पशुओं की डेयरी, ऐसे 8 डेयरी और बना सकता है, 200 पशु लगा सकता है। इसके लिए उसकी पात्रता है। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। और जैसे 3.5 एकड़ है तो आप 25 पशु, और अगर 7 एकड़ है तो आप 50 पशु, 14 एकड़ है तो 100 पशु। इस तरह आप अपनी 8 यूनिट खोल सकते हैं। अगर आपके पास जो कृषि भूमि है वो सामूहिक खातों में सम्मिलित है तो सभी सदस्यों की सहमति देनी होगी। जैसे किसी के पट्टे में 2 नाम है, अपने दादाजी का नाम है, पिताजी के नाम है, बुढ़ाओं के नाम है, तो सबकी सहमति लगेगी, लेकिन आपका लोन हो जाएगा। अगर छोटे छोटे भागों में, जैसे
एक खेत 3 बीघे का वहाँ है, एक के 4 बीघे का दूसरी जगह है और पट्टे अलग अलग है, तो भी अगर एक व्यक्ति के नाम पे है तो भी वो एलिजिबल होगा। लेकिन होना एक ही तहसील में चाहिए तो काम हो जाएगा अपना। अगर 2 तहसील में 3 तहसील में भी है तो एक तहसील में कम से कम आधा एकड़ भूमि होना ही चाहिए, तब जाके अपना हो जाएगा। वर्तमान में दुग्ध संघों के अंतर्गत पूर्व से दुग्ध प्रदाय कर रहे पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि अगर पहले से कोई दूध में धंधा कर रहा है और जो प्राथमिक सोसाइटियाँ होती है जैसे अमूल होता है, यहाँ पे वो अपना दूध में काम कर रहा है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। इसमें MP ऑनलाइन के थ्रू जो फॉर्म भराएंगे तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनमें ये होगा कि जो पहले फॉर्म डालेगा उसका पहले हो जाएगा। एक इकाई की समस्त गाय या भैंस एक ही प्रजाति की होंगी। मतलब कि आप जो भैंस या गाय की डेयरी लगा रहे हैं तो या तो आपको 25 के 25 गाय खरीदनी पड़ेंगी या 25 के 25 ही भैंस खरीदनी पड़ेगी। मतलब एक ही प्रजाति की होनी चाहिए। भैंस लेना है मुर्रा ले लो, जाफराबादी ले लो, गाय खरीदनी है साहिवाल ले लो, इस तरह की पूरी एक ही प्रजाति की होनी चाहिए। योजना में भारतीय मूल की देसी नस्लें भी शामिल हैं, जैसे साहिवाल, गिर, धार। ये जो नस्लें हैं उनके नाम दिए हैं। जैसे आपको भैंसें खरीदना है तो मुर्रा खरीद लो, बदाबरी खरीद लो, महसाना कर लो, इनको शामिल किया गया है। एक से अधिक इकाइयाँ लेने की स्थिति में उन्नत गायें संकर गाय की भैंस के चनों से चयन कर सकेगा। जैसे मान लो कि आपको 2 यूनिट चाहिए तो आप एक गाय की एक भैंस की ये ले सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हितग्राही द्वारा एक बार योजना का लाभ लेकर समस्त ऋण चुका दिया जाता है तो इकाई का संचालन सफलतापूर्वक एवं बैंक लोन की किस्त का भुगतान होने का अगली बार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक यूनिट पहले एक छोटी यूनिट 25 पशुओं की चालू की और वो अगर आपने पूरा पैसा चुका दिया है तो आप दूसरा लोन भी इसी स्कीम में ले सकेंगे, आप उसके लिए भी पात्र होंगे। लेकिन एक ऋण और दूसरे ऋण के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर अनिवार्य है। जैसे मान लो आपने 2026 में एक यूनिट ले ली, अब इसके बाद आपको जो दूसरी यूनिट मिलेगी वो दूसरी यूनिट कम से कम आपको 2 वर्ष बाद मतलब कि 2028 के बाद मिलेगा। और दूसरा ऋण तभी मिलेगा जब अपन पहला पूरा जमा कर देंगे, तो वो 3 साल में आप जमा कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सब्सिडी भी आपको 3 साल में आपके खाते में आ जाएगी। योजना की अनिवार्यता क्या क्या रहेगी? सबसे पहला, बैंक में सबसे पहली बात जो आपसे होगी कि आपकी सिबिल कैसी है। आप में सिबिल में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपका किसी भी बैंक में या किसी भी NBFC में कोई भी किसी भी प्रकार का लोन बकाया या ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप समय पे किस्त भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो NPA या डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसे मेन किसी भी बैंक में ये मेन क्राइटेरिया रखा है। और अगर एक यूनिट है तो उसके लिए 3.5 एकड़ ज़मीन अनिवार्य है, ये आपको बता ही चुके हैं हम। लाभार्थी को किसी भी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय, शासन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। मतलब कि इसमें जब आप फॉर्म डाल दोगे तो इसके बाद एक ट्रेनिंग होगी, वो पशुपालन विभाग वाले आपकी करा देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक को योजना की स्वीकृति हेतु मतलब कि जैसे आपने फॉर्म डाल दिया और जो बैंक सैंक्शन करेगी उससे पहले उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा, तो ये पशुपालन डिपार्टमेंट का काम है। जैसे ही फॉर्म आपका डल जाएगा उसके तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे वो। और अगर आपने पशुपालन में स्नातक मतलब कि वेटनरी में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से इस योजना के बारे में जानते होंगे। तो अब मैं योजना का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसे कहेंगे, लागत कैसे होगा, इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक भैंस यूनिट के लिए मतलब भैंस की डेयरी डाल रहे हैं, 25 भैंसें लाएंगे तो 25 भैंसों के लिए आपको बैंक प्रथम किस्त के रूप में 11,40,000 रुपये खाते में डाल देगी आपके। इस 11,40,000 में आपको अपनी डेयरी यूनिट का शेड बना लेना है। मतलब कि वहाँ पे आपको कहाँ पशुओं को बांधना है उसका टीन सेट पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, जहाँ भूसा रखना है उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है,
खली रखना है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में। जब ये काम आप पूरा कर लो तो अगर आपने ये 1 महीने में कर लिया तो अच्छी बात है, 2 में कर लिया तो अच्छी बात है। जो दूसरी किस्त आपको मिलेगी, जैसे ही आप टीन सेट तैयार कर लेंगे उसके बाद आप दूसरी किस्त ले सकेंगे, और वो चौथे महीने में आप, या तो चौथे महीने में या जब भी आप पूरा कर लो इस काम को, तो चौथे महीने में आपको बोला जाएगा कि आप 9 भैंसें खरीद के लेके आएँ। 9 भैंसें आप खरीद के लेके आ सकेंगे। तो पशु क्रय करने के लिए और जो भैंस खरीदोगे उसके बीमा करने के लिए, और जो भैंस आप लाओगे उसके परिवहन मतलब कि गाड़ी का खर्चा भी बैंक देगी, उसके लिए आपको 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। 9 भैंस खरीदने के लिए 11 लाख रुपए। जब आप वो 9 भैंसें ला के पूरा बिल और जो ट्रांसपोर्ट का पैसा दे वाउचर वगैरह बैंक में जमा कर देंगे, तो इसके बाद तीसरी किस्त आप 8वें महीने में ले पाएंगे। उसके लिए 8 भैंसें और सेम तरीके से खरीदने के लिए 9,80,000 रुपये फिर मिलेंगे आपको। 11,40 आपको सेट बनाने के लिए मिल गया, 11 लाख रुपये दूसरी किस्त के रूप में 9 भैंसें खरीदने के लिए। तीसरी किस्त आपकी मिलेगी 9,80,000 रुपये की, और चौथी किस्त मिलेगी 9 लाख रुपये की। ऐसे टोटल 42 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 25 भैंसें खरीदने के लिए और 11 लाख रुपए आपको सेट बनाने के लिए। अगर आप ऐसे ही देसी गाय की नस्ल के लिए, तो देसी गाय की नस्ल के लिए आप अगर डेयरी खोलेंगे तो उसमें 36 लाख रुपए मिलते हैं। अब बैंक ऋण और अनुदान की प्रक्रिया शर्तें क्या क्या है। जो अनुदान है वो ST SC की जाति के हितग्राहियों के लिए 33% सब्सिडी है, और जो जनरल है, इनके अलावा जो भी OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं, उनके लिए 25% की अनुदान की पात्रता है। अनुदान ऋण वितरण की पहली तारीख से 3 वर्ष के लॉक इन अवधि के अंतर्गत होगा। मतलब कि आपका जब पहला डिसबर्समेंट हो जाएगा सेट बनाने के, इसके बाद ही आपको सब्सिडी आपके नाम से बैंक खाते में जमा हो जाएगी। वो बैंक आपके खाते से एक FD बना देंगे। उस FD पर और ब्याज ना तो वो देंगे, ना ही उतने अमाउंट पे ब्याज लेंगे। बैंक क्या कर दिए, जैसे कि आपकी सब्सिडी मिल गई 12 लाख रुपए, तो 12 लाख की FD बना के आपके लोन से अटैच कर देगी। मतलब कि उस 12 लाख पर ना तो वो ब्याज लेगी ना ही ब्याज देगी, और वो 3 साल तक के लिए लॉक हो जाएगी वो FD। हितग्राही के पास स्वामित्व या पट्टे की भूमि से संबंधित वो फिर B1 खसरा होना चाहिए, और जो हम डिजिटल साइन वाले B1 खसरा निकालते हैं उनकी प्रतियां आपको चाहिए। और अगर आपने जो तोजी भरते हैं या पटवारी जी को अपन जो कर भरते हैं भूमि कर, उसकी रसीद ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मिल जाती है। अब आपको जो पशु खरीदने हैं वो कैसे पशु खरीदने हैं उसके नियमावली अलग से है। जो गाय या भैंस आप खरीद रहे हैं वो पहली या दूसरी ब्यात की होनी चाहिए, और वो भैंसे प्रतिदिन 8 लीटर दूध अगर भैंस है तो, और अगर गाय है, संकर गाय है, तो 10 लीटर दूध, दोनों टाइम इतना दूध देने वाली होनी चाहिए। क्रय किए जाने वाले पशु के बछड़े की आयु 1 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आप भैंस या गाय खरीद रहे हो उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए। और जो आप पशु खरीदेंगे उसमें टैगिंग जरूर होनी चाहिए। उसके लिए भारत पशुधन ऐप पर उसका जो टैग है उससे उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। क्रय पशु राज्य के बाहर का होगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको अगर अच्छी भैंसें लाना है तो आपको पता ही है कि हरियाणा से लोग लाते हैं, तो गाय लानी है तो राजस्थान से लाते हैं। जहाँ भी अच्छी वैरायटी की भैंसें मिलती हैं आपको वहाँ से लाना है, या किसी भी पशु बाज़ार में प्रमाणित पशु बाज़ार लगता है, जैसे पुष्कर मेला लगता है, कोई अच्छा किसान है, डेयरी वाला है जिसके पास अच्छी भैंसें हैं, आप उनसे क्रय कर सकते हो। आपको माल भाड़े की ट्रक का बिल, टोल नाके की रसीदें क्रय करने के उपरांत बैंक में जमा करनी होंगी। पशु की कीमत का भुगतान बैंक द्वारा सीधे पशु क्रेता के खाते में किया जाएगा। हाँ, ये मेन चीज़ है। ये जो भी आपकी पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त रहेगी, आप उनसे एस्टीमेट ले लेंगे। वो एस्टीमेट आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। वो उस एस्टीमेट के आधार पे उतना पैसा बैंक
पशु जो विक्रेता है उसके खाते में जमा कर देगी। पशु क्रय उपरांत परिवहन के दौरान जो जैसे अभी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो मध्य प्रदेश में सभी जगह ट्रांसिट इंश्योरेंस अनिवार्य है। मतलब कि जब आप भैंस खरीद कर पशु बाजार से या किसी मेले से या किसी डेयरी से या हरियाणा से मध्य प्रदेश लाओगे तो उसका बीमा कराना रहेगा उस लाने के तौर पर, तो उसका बीमा आप करा सकेंगे, उसको कराना ही अनिवार्य है। ये उतनी शर्तें पूरी करने पर ही बैंक आपको किस्त जारी करेगी। पशुओं का क्रय प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में यह मैंने बता ही दिया कि भैया जैसे आप 8 भैंसें लाए हैं, पहली 9 भैंसें लाए, इसके बाद 4 महीने तक उनसे दूध लेना है, इसके बाद फिर से 8 भैंसें लानी है और फिर वो 4 महीने का अंतराल लेना है, फिर 8 भैंसें लाना है। इससे क्या रहेगा कि दूध का उत्पादन साल भर आपका बना रहेगा। इस आधार पर इसका प्रोजेक्ट बनाया गया है और जो भी अन्य दस्तावेज है वो आपको बैंक में देने होंगे। अब आपको ऋण की अदायगी 7 वर्षों में करनी रहेगी। मतलब कि आपका जो लोन होगा वो 7 साल के अंदर आपको पूरा पटाना पड़ेगा, किस्तें देनी पड़ेगी। और जो प्रथम किस्त मतलब पहली EMI आएगी उसके लिए आप 6 महीने का समय ले सकते हैं, उसको बोलते हैं मोरिटोरियम पीरियड। मतलब कि आपने जिस दिन लोन लिया उसके 6 महीने बाद आप पहली किस्त जमा कर सकेंगे। जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो सब्सिडी 3 वर्ष के लिए बैंक के पास रहेगी। 3 वर्ष से पहले आप उस सब्सिडी को तोड़वा नहीं सकेंगे, आपके खाते में नहीं आएगी। हाँ, 3 वर्ष के बाद अगर आपने 3 वर्षों तक अच्छे से EMI दी है तो वो जो सब्सिडी 12 लाख आएगी वो आप अपने लोन खाते में जमा कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं। योजना के तहत सब्सिडी रिजर्व फंड अमाउंट यानी कि FD के तौर पर रखेंगे। जैसे ही पहली किस्त हमको मिलेगी ना सेट बनाने के, उसी टाइम पे संबंधित बैंक को सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार पहुंचा देगी। अब जैसे 25 गायों की यूनिट लगाएंगे तो उसके लिए 36 लाख रुपए मिलेंगे। एक गाय के लिए 80,000 रुपये मिलेंगे और 2 वर्षों के लिए आपको बीमा करने के लिए 2,20,000 रुपये मिलेंगे। प्रति पशु के हिसाब से 10,000 रुपये आपको परिवहन के लिए मिलेंगे और अगर आप पशु देखने भी जाएंगे ना उसका भी पैसा मिलेगा। इस तरह आपको टोटल 36 लाख रुपए मिलेंगे गाय की यूनिट लगाने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको गाय, लेकिन हाइब्रिड गाय, अच्छी नस्ल की गाय, देसी गाय को छोड़ के, तो उसके लिए 42 लाख मिलेंगे। तो उसमें एक गाय का 1 लाख रुपए के हिसाब से लागत रखी गई है। और अगर आप भैंस के हिसाब से रहेंगे तो भैंस भी एक अच्छी प्रजाति की भैंस 1 लाख रुपए की आती है। तो इस तरह 25 भैंसों की कीमत के हिसाब से 25 लाख रुपए आपको भैंस खरीदने के लिए मिलेंगे। उसका बीमा करने के लिए आपको 2,75,000 रुपये मिलेंगे। पशुओं को खरीद के लाने के लिए प्रति पशु के हिसाब से 10,000 रुपये अलग से मिलेंगे, जो कि 2,50,000 रहेंगे। और अगर आप पशु देखने जा रहे हैं उनको कैसी जैसे हमें नियमावली के अनुसार चाहिए, 2 ब्यात की होनी चाहिए, 1 माह से ज़्यादा बछड़ा नहीं होना चाहिए, पशु सही होना चाहिए, तो उन सब के लिए आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। और शेड निर्माण के लिए, डेयरी यूनिट बनाने के लिए 11,40,000। इस तरह टोटल 11,95,000 रुपये मिलेंगे, लगभग 42 लाख रुपये। यदि हितग्राही ज़्यादा राशि की यूनिट चाहता है तो ले सकता है, पर विभागीय अनुदान योजना अंतर्गत आपको अधिकतम सब्सिडी इतनी ही मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा भी आपको बनाना है, इससे ज़्यादा भी पैसे लाना है तो आप ला सकोगे, उसमें उसकी कोई भी वैसी बाध्यता नहीं है। अब आपको जो शेड बनाना है बछड़े या बछड़ियों का, वो एक अलग से शेड बनाना पड़ेगा 2500 स्क्वायर फीट में। उसका जो फ्लोर होगा, मतलब कि फर्श रहेगा, वो पक्का होना चाहिए। और शेड की परिधि जो है 4.5 फीट की होनी चाहिए। ये इसकी टेक लाइन है। दरवाज़ा है वो शेड की तरफ होना चाहिए और शेड के ऊपर छत जो है या तो टीन शेड होना है या पक्की छत होना। अब जो आवेदन करना है, वो आवेदन के लिए आपको एक वेबसाइट है www.mpdah.gov.in। इस पर 1 जनवरी 2026 से वापस से फॉर्म डलना शुरू हो गए हैं।
आवेदक को अपनी सारी जानकारी, खाता नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन की कॉपी, खसरा विवरण डिजिटली ये निकाल के एक फ़ोटो, ये सारे निकाल के एमपी ऑनलाइन की दुकान से या खुद भी जमा कर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सत्यापित होगा, सब पे ओटीपी आएगा इसके बाद भी, और पशुओं का प्रकार, नस्ल का विवरण भी देना होगा। ये सब ऑनलाइन के प्रोसेस दिया है ना। और विभाग क्या करेगा इसमें, आवेदक द्वारा दर्ज की गई समझ जानकारी राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। मतलब आप जो फॉर्म डालोगे उसको चेक करेंगे, उसमें पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर वो राज्य स्तर पर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो जिस बैंक का आपने खाता नंबर डाला है उस बैंक को, या फिर कोई भी आपके इलाके की बैंक होगी, उसमें कोई भी बैंक आपके आवेदन को उठा पाएगी। एसएलबीसी भी उसमें थोड़ी सी छानबीन करेगी, वो भी अनुमोदन देगी कि भैया इस प्रपोजल को कर देना चाहिए क्योंकि आप अच्छे किसान हैं, आपका ओवरड्यू वगैरह नहीं है, सारा कुछ वो खुद 7 दिन के। हाँ, एक और इसमें अच्छा नियम है, कोई भी बैंक इसमें 7 दिन तक अगर कॉलबैक नहीं की जाती है तो ये जो एप्लीकेशन है वो वापस से पूल में चले जाएगी, कोई भी बैंक इसको ले लेगी। मतलब कि इसमें ये है कि सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी बैंक ने आपका एप्लीकेशन ले लिया और 7 दिन में अगर उसका कोई निराकरण नहीं किया तो 7 दिन बाद उसको दूसरी बैंक ले सकेगी। सबको लोन करना है, कोई भी बैंक आपको पहले लोन करने के लिए बाध्य रहेगी। उसमें ऐसा बैंक द्वारा ऋण की पात्रता जानने के लिए जो भी अभिलेख रहेंगे वो भौतिक सत्यापन करेगा वो, और आपके यहाँ देखने भी आएंगे कि आपकी जगह है कि नहीं, आप शेड बनाने के लिए काफ़ी सही रहे हैं कि नहीं, सारा कुछ वो देखने के लिए आपके घर आएंगे। प्रथम किस्त के रूप में शेड निर्माण, और जो आप शेड बनाओगे उसका भी बीमा कराना आपको ज़रूरी रहेगा। नोडल बैंक द्वारा योजना समन्वयक, उनका एक अधिकारी रहेगा बैंकों का, वो आपको देखने आएगा समय समय पर। आपको सारी जो भी बिल की रसीदें हैं वो बैंक में जमा करनी पड़ेंगी। प्रत्येक चरण की जानकारी, इनका एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पर सारे चरण की जानकारी डालना जरूरी है। अन्य शर्तें स्पेशल तो नहीं हैं, लॉगिन पीरियड दिया जाना जरूरी है। और इस योजना का संचालन का जो जिम्मेदारी दिया गया है उप संचालक पशु चिकित्सालय सेवाएं को दिया गया है। जो पशुपालन विभाग होता है उनमें एक सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उप संचालक अपने ज़िले के, उनको दिया गया है। और एसएलबीसी को भी दिया गया है, और विभाग इसकी पूरी जानकारी रखेगा। अब मैं आपको ये सारी जानकारी आपको कमेंट में दे दूंगा। अगर आप इसमें कमेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखेंगे तो आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में पूछ सकेंगे, मैं आपको फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस बता दूंगा। इसके अलावा योजना से संबंधित कुछ भी डाउट है मुझसे आप पूछ सकेंगे। बहुत धन्यवाद। ये योजना आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। दोस्तों, सरकार ने तो अपना दरवाज़ा खोल दिया है, अब कदम आपको बढ़ाना है। ये सिर्फ एक लोन नहीं, एक आत्मनिर्भर भारत का सपना है। अगर आपके पास वो जुनून है तो आज ही अप्लाई करें। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में हेल्प लिखें, या जो भी दिक्कत है वो लिखें। मैं आपको अलग से कोई वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्टिकुलरली उस कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगर ज़्यादा भी होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर पे भी आपको समझा पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेयरी यूनिट खोलें और सरकार के सपने को पूरा करें और अपने सपने को भी पूरा करें।